हाँ जी, तो बेटा आज हमको स्टार्ट करना है सेम 3 स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा सिलेबस है जिसको हम पहले बेसिक क्लास में भी देख चुके हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं। डिवोर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जो हमारी रीडिंग्स है बेटा चैप्टर 1 से लेकर 8 तक 8 चैप्टर हैं जो हमें करने हैं। इन 8 चैप्टर्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूनिट 1 ये है, यूनिट 2 ये है, यूनिट 3 इन दोनों को मिलाकर है, यूनिट 4 चैप्टर 5 है, यूनिट 5 इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर है, और यूनिट 6 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये मैं बेसिक वाली क्लास में आपको सिलेबस लिखवा चुका हूं। अगर आपको अगर दोबारा इसको लिखना है, किसी बच्चे की अगर फर्स्ट क्लास से दोबारा लिखना चाहता है तो यहाँ पॉज करके इसको लिख ले। हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं बेटा। हाँ जी, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ही किया था कि हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 2 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 2 प्रोबेबिलिटी हमको स्टार्ट करना है बेटा। पहले बेसिक थीम एक समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आप काफी टाइम से कर रहे हैं, वैसे 11th-12th में भी आपने किया होगा। ज्यादातर बच्चे डरते भी हैं इससे, तो कुछ बेसिक थीम समझ लेते हैं जिससे हमें आइडिया क्लियर हो जाए एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी है क्या। देखो, स्टार्ट बाद में करेंगे, पहले 2 वर्ड हमको समझने पड़ेंगे। एक वर्ड होता है इवेंट और एक वर्ड होता है बेटा आउटकम। इवेंट, आउटकम। इवेंट क्या होता है? किसी भी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना इवेंट है। आप कोई कॉइन टॉस कर रहे हो, ये इवेंट है। आप पेपर देने जा रहे हो, ये एक इवेंट है। ठीक है। आउटकम, किसी भी इवेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं उनको बोलते हैं बेटा आउटकम। आपने कॉइन टॉस किया, ये एक इवेंट है। कॉइन नीचे गिरेगा कैसे, हेड या टेल, वो आउटकम है उसके। आप पेपर देने जा रहे हो, ये एक इवेंट है। आउटकम, रिजल्ट क्या आएगा, पास होगे फेल होगे, वो आउटकम्स है। इवेंट किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना, आउटकम उसके रिजल्ट्स। ठीक है। आउटकम्स बेटा, आउटकम्स में 2 तरह के रिलेशन चलते हैं। कई बार जो आउटकम्स हैं वो ऐसे होते हैं कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। कई बार आउटकम्स ऐसे होते हैं कि उनमें कुछ कॉमन भी हो जाता है। ऐसे ऐसे कॉमन होने का मतलब होता है बेटा कि वो एक साथ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉइन टॉस करते हो, हम इवेंट की नहीं, हम आउटकम की बात कर रहे हैं फिलहाल। जब आप कॉइन टॉस करते हो तो आउटकम क्या, हेड या टेल। क्या कॉइन में कभी ऐसा हो सकता है हेड या टेल दोनों एक साथ ही आ जाए? नहीं हो सकता सर, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो मैं यहां पर हेड और टेल वाला एग्जाम्पल लिख देता हूं कि ये दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। इनको बोलते हैं बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। ठीक है। वैसे बुक्स में थियोरेटिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखा होता है, लेकिन अभी बात कर लेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। एक का आना ये इंश्योर कर देता है कि दूसरा नहीं आया। जब मैंने कॉइन में देख लिया कि हेड आया है तो आई एम 100% श्योर कि टेल नहीं आया है। ठीक है। म्यूचुअली इंक्लूसिव, कई बार कुछ कॉमन भी हो जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा रेज योर हैंड्स, वो सारे बच्चे जो टी पीते हैं, तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया टी कि सर हम चाय पीते हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा वो बच्चे हाथ खड़ा करो जो कॉफी पीते हैं। कुछ बच्चे कॉफी पीने वाले बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया कॉफी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं, सेहत को डबल नुकसान। तो बेटा यहां पर कॉमन आ सकता है। एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो चाय भी पीता हो एंड कॉफी भी पीता हो। इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, एक का आना ये इंश्योर कर देता है कि दूसरा नहीं आएगा। म्यूचुअली इंक्लूसिव, दोनों में कुछ कॉमन भी होता है। ठीक है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव की बात करते हैं बेटा। हेड टेल आपकी नॉलेज के लिए है। आप जब इसको कॉपी करेंगे यहां कहीं हेड टेल वाला एग्जांपल लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहे। यहां आप टी कॉफी वाला एग्जांपल लिख लेना। यहां पर हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल।
यहां पर जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं तो यहां पर भी यही फॉर्मूला लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों फॉर्मूला सेम है बेटा, कोई भी चेंज नहीं है, ध्यान रखना। बस एक हल्की सी बात हमें नोटिस करनी है, क्योंकि यहां इंक्लूसिव था, कॉमन था, तो हुआ क्या, ये कॉमन एरिया टी के वक्त भी ऐड हो गया और कॉफी के वक्त भी ऐड हो गया, डबल ऐड हो गया। तो इस कॉमन एरिया को एक बार हमें माइनस करना होगा, तो हमने ये कॉमन एरिया माइनस कर दिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे कुछ कॉमन एरिया था ही नहीं, आप माइनस करना चाहते हैं तो यहां भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो जीरो आता। तो कहने का मतलब ये है बेटा, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन बस यहां पर कॉमन एरिया हमने माइनस कर दिया है, क्योंकि वो दो बार ऐड हो गया था। कॉमन एरिया इंटरसेक्शन बोलते हैं, और ये वाला पूरा एरिया हम इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो आउटकम्स दो तरह के होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स आर दोज आउटकम्स विच डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन। लिख लें बेटा आप इसको, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव लिखो आप, मैं लिखवा देता हूं आपको कहीं। हाँ जी, तो लिख लो बेटा आप, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स आर दोज आउटकम्स विच डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, विच डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन। कुछ भी कॉमन नहीं होता बेटा इनमें, लिख लीजिए म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली इंक्लूसिव आउटकम्स आर दोज आउटकम्स विच हैव समथिंग इन कॉमन, समथिंग इन कॉमन। तो बेटा आप ऐसा लिख लेना कहीं पर जगह बनाकर, जो आपने नोट्स लिखे हैं थ्योरी के, कि यहां पर कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा, कॉमन है ही नहीं, और यहां पर कुछ कॉमन होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। चलो अब आते हैं बेटा इवेंट। मैं वापस याद दिला दूं, इवेंट किसी एक्टिविटी को करना, आउटकम उसके पॉसिबल रिजल्ट्स। अब इवेंट, जैसे आउटकम्स एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव होते हैं बेटा, वैसे ही इवेंट में भी दो रिलेशन होते हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। ये देखो इंडिपेंडेंट इवेंट वर्ड आपको मिलेगा बुक्स में, डिपेंडेंट इवेंट नहीं मिलेगा बेटा। तो डिपेंडेंट में क्या करना होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली बुक्स में किस नाम से होता है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट इवेंट को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, और यही डिपेंडेंट इवेंट आगे जाकर बेस थ्योरम भी बन जाता है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, तो फाइनली इंडिपेंडेंट इवेंट हमको मिल जाएगा बुक्स में, डिपेंडेंट नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट किस नाम से मिलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से मिलेगा, और यही आगे जाके बेस थ्योरम बन जाएगा। अब आप समझना जी, इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे, डिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे, आराम आराम से समझना। देखो हमने एक इवेंट किया, उसका कुछ आउटकम आया, फिर हमने दूसरा इवेंट किया, उसका कुछ आउटकम आया। क्या पहले इवेंट का आउटकम दूसरे इवेंट के आउटकम को अफेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से? अगर नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि हमने एक कॉइन टॉस किया, उसका कुछ आउटकम आया, कुछ भी आया, हेड टेल कुछ भी आया। फिर मैंने दोबारा कॉइन टॉस किया, उसका भी कुछ आउटकम आया, हेड टेल जो भी आया। क्या पहले वाला हेड टेल सेकंड वाले हेड टेल के बारे में कुछ बता पाएगा मेरे को? मतलब पहले अगर हेड आया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दूसरी बार भी हेड आएगा, या पहले टेल आया तो मैं बोल सकता हूं दूसरी बार भी टेल आएगा? कुछ नहीं बोल सकते। तो इसको बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
ठीक है जी, इसको ऐसा लिख लें आप थोड़ा सा, इवेंट 1 किया, उसका एक आउटकम आया, फिर इवेंट 2 किया, उसका एक आउटकम आया, और ये दोनों अनरिलेटेड हैं, अफेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो हम इनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। आप लिखो बेटा, मैं लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, लिख लो आप। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हाँ जी, when outcome of first event, when outcome of first event does not affect outcome of second event, when, लिख लो आराम आराम से, when outcome of first event does not affect outcome of second event, it is termed as independent events. इनको क्या बोलेंगे बेटा? इंडिपेंडेंट इवेंट। दे आर टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है जी, कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। और अब आप समझ गए हो, अगर अफेक्ट हो रहा होगा तो डिपेंडेंट इवेंट। अफेक्ट कैसे होगा समझो। मान लो एक बैग है, उस बैग में बॉल्स हैं कुछ, एक रेड कलर की बॉल है, एक ब्लैक कलर की बॉल है। एक आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू एक बॉल निकाल ले। उसने एक रेड कलर की बॉल निकाल ली। ठीक है, मैंने कहा ले जा अपने साथ घर, रिप्लेस मत कर इसको, ले जा अपने साथ घर। तो उसने एक रेड कलर की बॉल निकाली बेटा और अपने घर ले गया। रेड और ब्लैक दो कलर की बॉल थी, रेड कलर की वो ले जा चुका है। अब बैग के अंदर जो भी बचा मैं एक दूसरे आदमी के पास ले गया। मैंने कहा भैया अब एक काम करो, आप भी इसमें से एक बॉल निकाल लो। अब सेकंड इवेंट का आउटकम आने वाला है। आप बताओ बेटा सेकंड वाली बॉल कौन से कलर की होगी? पहले रेड और ब्लैक दोनों थी, रेड एक निकल चुकी है तो सिर्फ ब्लैक ही बची है। तो सेकंड वाली हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सर ये ब्लैक कलर की ही बॉल निकलेगी। तो फर्स्ट इवेंट के आउटकम ने सेकंड इवेंट के आउटकम को अफेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। छोटी क्लासेस में हमको ऐसा सिखाया गया था कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि वो बॉल निकाल के ले गया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस केस में बेटा ये डिपेंडेंट इवेंट बनेगा। और जब विद रिप्लेसमेंट होगा, बॉल वापस ही डल गई, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट बनेगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स आप लिख लो बेटा, मैं लिखवा रहा हूं डिपेंडेंट इवेंट्स। When outcome of first event, when outcome of first event affect the outcome of second, when outcome of first event affect the outcome of second, they are termed as dependent events. ठीक है जी। तो यहां पर हम बैग्स एंड बॉल्स के काफी क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर हम इनको और डिटेल में देख लेंगे। बैग्स में कुछ बॉल्स हैं, एक आदमी को हमने बोला कि आप इसमें से कुछ बॉल्स निकाल लो या एक बॉल निकाल लो, उसने बॉल निकाली। अगर हमने बॉल उससे वापस रखवा दी तो सेकंड वाले के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोल देंगे। और अगर बॉल वापस नहीं रखवाई तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी पहले वाले से कुछ चेंज हो जाएगी, तो हम उसको डिपेंडेंट इवेंट बोल देंगे। ये बात हम आगे कर लेंगे। चलो जी, अब देखो बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में भी यही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेम है, बस यहां एक हल्का सा चेंज है बेटा। वो चेंज क्या आप समझ लो जरा। देखो, जब हमने दोनों इवेंट परफॉर्म करे तो फर्स्ट इवेंट तो वैसे ही किया जैसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन सेकंड इवेंट करते वक्त हमने ध्यान रखा कि हां फर्स्ट हो चुका है।
जब मैंने सेकंड टाइम में बोला नहीं सर अब तो ब्लैक ही बॉल निकलेगी, तो मैंने ध्यान रखा क्योंकि फर्स्ट में रेड निकल चुकी है इसलिए अब ब्लैक निकलेगी। तो डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट होगी तो हमें ध्यान रखना होगा कि ए हो चुका है। इसको बोलते हैं बी गिवन ए, बी बाय ए नहीं बोलते नॉर्मली, इसको बी गिवन ए बोलते हैं, बी गिवन ए। पहले तो बेटा इसका इंग्लिश में मतलब लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी गिवन ए का मतलब, बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अगर हमसे कोई पूछता है तो ये क्या होता है? इट मीन्स, लिख लो, इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग, it means we are calculating probability of event B, probability of event B given that event A has already happened. Event A has already happened. तो B given A, B given A का मतलब होता है कि ये B की प्रोबेबिलिटी है और गिवन कंडीशन है कि A ऑलरेडी हो चुका है। एक बार वापस आते हैं, अब रुक जाओ बेटा, कॉपी थोड़ी देर में कर लेना। देखो कॉपी के लिए मैं अलग से टाइम दे दूंगा, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। यहां से इस फॉर्मूला की बहुत पॉपुलर फॉर्म बनती है बी गिवन ए। बेटा बी गिवन ए को कैसा लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां डिवाइड हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है जी? तो अब आप समझ लो बेटा, ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई इसमें 4 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी बस। पहला, इवेंट आउटकम के केस में 2 फॉर्मूला, आउटकम के केस में 2 फॉर्मूला इवेंट के केस में। आउटकम्स में अगर एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन नहीं है तो ये फॉर्मूला चलेगा, और कुछ कॉमन है तो ये फॉर्मूला चलेगा। इवेंट्स में अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये फॉर्मूला चलेगा, अगर डिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला चलेगा। बस ये 4 फॉर्मूलाज इस पेज पर आपको ध्यान में रखने हैं। इवेंट किसी भी एक्टिविटी को करना, आउटकम उसके पॉसिबल रिजल्ट्स। आउटकम एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो इंक्लूसिव होंगे, अगर कुछ कॉमन होगा तो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, अगर फर्स्ट इवेंट के आउटकम ने सेकंड इवेंट के आउटकम को अफेक्ट नहीं किया तो। इसको विद रिप्लेसमेंट भी बोल देते हैं हम कई बार। और डिपेंडेंट हो गया अगर फर्स्ट इवेंट के आउटकम ने सेकंड इवेंट के आउटकम को किसी तरह से अफेक्ट कर दिया, कोई प्रोबेबिलिटी चेंज कर दी तो इसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है जी? अब ये पेज एक बार आप कॉपी कर लो बेटा, इसमें थोड़ा सा और कुछ बताना है, फिर एक बार कॉपी कर लो इस पेज को एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। साथ साथ आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, साथ साथ थोड़ा बहुत मैं थ्योरी जो लिखवाता हूँ वो आप लिख लिया करें। कॉपी करने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा। अगर किसी वजह से आपको वो टाइम कम पड़ता है तो जैसे इस वक्त मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ, आप पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। वैसे कॉपी करने के लिए मैं टाइम देता ही हूँ, फिर भी अगर कम बच गया वो टाइम तो आप पॉज करके इसको कॉपी कर लें बेटा, कर लीजिए कॉपी। हो गया बेटा कॉपी? चलो अब आगे चलते हैं। देखो बेटे ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अगर कहीं टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए, कोई थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो कॉन्सेप्ट ही आपको बचाएगा, वरना बेसिकली तो 11th वाली मैम ने भी कुछ याद करवा ही दिया था। क्या याद करवाया था एक बार देखते हैं। देखो अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्लियरली पहचान जाएंगे इवेंट की बात कहां हो रही है, आउटकम की बात कहां हो रही है।
अगर किसी वजह से नहीं पहचान पाते तो बेटा इंग्लिश में भी कुछ समझा जा सकता है। क्वेश्चन में जब एंड लिखा होगा तो इवेंट की बात होगी, जब और लिखा होगा तो आउटकम की बात होगी। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से वी हैव ड्रॉन 2 कार्ड्स, वी नीड 1 किंग एंड 1 क्वीन। एंड आ गया बेटा, इवेंट की बात हो रही है। वी हैव ड्रॉन 1 कार्ड, टेल मी द प्रोबेबिलिटी इट विल बी ईदर किंग और अ क्वीन। और की बात आ गई बेटा, ये आउटकम की बात है। समझ गए? इंग्लिश में भी 99% ये फिट बैठेगा। एंड होगा तो इवेंट, और होगा तो आउटकम। एक चीज। दूसरी चीज, जब भी इवेंट होगा यानी कि एंड होगा तो हम मल्टीप्लाई किया करेंगे, और जब भी और होगा यानी कि आउटकम होगा तो हम प्लस किया करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ गया और प्लस माइनस भी आ गया। आप देखो, इवेंट की बात है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। इवेंट की बात है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। आप इसको डिवाइड भी बोल देते हो कई बार, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो ये मल्टीप्लाई ही है। तो मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। यहां आप देखोगे तो बेटा ऐड हुए हुए हैं। आउटकम की बात है, और की बात है, ऐड हुआ हुआ है, दोनों ऐड हुआ हुआ है, ये भी ऐड हुआ हुआ है। ठीक है जी। तो आउटकम में प्लस माइनस चलेगा, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा। ये बेसिक बातें हमको ध्यान रखनी है। प्लस और बेसिक लेवल पर जाना चाहें तो आप ऐसा कई बार बोल देते हैं कि अगर क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट लिखा हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो तो डिपेंडेंट इवेंट होता है। विद विदाउट का मतलब आप समझ गए हो बेटा। एक बैग में कुछ बॉल्स हैं, पहले पर्सन को हमने बोला बेटा इसमें से कुछ बॉल्स निकाल ले, उसने बॉल्स निकाल ली। उसके बाद वो बॉल्स हमने वापस रिप्लेस करवा दी उससे सेकंड ट्रायल से पहले, तो बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। और वो बॉल्स के लिए हमने बोला बेटा घर ले जाए इन बॉल्स को, तो बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट इफेक्ट देगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट इफेक्ट देगा। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। कहीं कॉपी कर लो अपने चार्ट में। आउटकम का मतलब और यानी कि प्लस, इवेंट का मतलब एंड यानी कि मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंट विद रिप्लेसमेंट और डिपेंडेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। कहीं पर भी पॉज, अगर आपको लिखने का कॉपी करने का टाइम कम मिले तो बेटा पॉज करके आप कॉपी करना। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं जितना अभी तक हमने करा है, उसके बाद फिर से कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ अभी कॉन्सेप्ट बहुत है प्रोबेबिलिटी में, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हाँ जी बेटा, तो ये हम आ गए, ये आ गया, फिर प्रीफेस आ गया, फिर ये डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर ये आ गया, इंडेक्स प्रोबेबिलिटी हमें स्टार्ट करना है। चलिए आ गया फर्स्ट। देखो बेटा, बेसिक्स आपके पास असाइनमेंट हो गई। बेसिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लिखा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52. What is the probability that it is either a king or a queen? और आ गया बेटा, और का मतलब आउटकम की बात हो रही है। तो सिंपल इंग्लिश में ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ किंग और अ क्वीन। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। और का मतलब बेटा यूनियन या इंटरसेक्शन। देखो पेज पलट के क्या लिखा था, और का मतलब होगा आउटकम्स, और आउटकम्स में यूनियन आता है। एक बार मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं। देखो, और में आउटकम्स यानी कि यूनियन, यूनियन, एंड में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो आप इसको भी चाहे तो अपने चार्ट में ही लिख लो, इंटरसेक्शन यूनियन। चलो जी, तो ये और है तो यूनियन आएगा, यानी कि ऐसा, और यूनियन
के यूनियन क्यू का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन। ठीक है जी। तो बेटा मैंने कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव अभी सोचा ही नहीं, अब सोच लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा कार्ड जिसमें किंग एंड क्वीन दोनों लिखा होता हो, ऐसा कोई कार्ड होता है बेटा जिसमें किंग एंड क्वीन दोनों लिखा होता है? नहीं होता ऐसा कोई कार्ड। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, इसमें नहीं आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन क्वीन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, बस ऐसा ही रहेगा। ठीक है जी। चलो अब बेटा एक छोटी सी बात और समझ लो आप, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब होता है फेवरेबल बाय टोटल। प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक मतलब है फेवरेबल बाय टोटल, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी भी हम इसको बोल देते हैं, फेवरेबल बाय टोटल। बेटा देखो अब यहां पर किंग पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? नीचे आ गया 52, उनमें से किंग कितने होते हैं? 4, तो 4/52 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वीन टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, उनमें से क्वीन कितनी होती हैं? 4। तो अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये 8/52 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। बेटा एक बात समझ लो, आप जब इस क्वेश्चन को पेपर में करके आएंगे तो ऐसे नहीं करना है, आपको विद प्रेजेंटेशन करना है। कैसे प्रेजेंटेशन होती है आपको मालूम ही है, आप इन इवेंट्स को डिफाइन करते हो। ये पहला ही क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूं। लेट इवेंट ए is drawing a king from a pack of 52। फिर वैसे ही let event B drawing a queen from a pack of 52। Now probability of drawing king or queen is A union B, probability of A plus probability of B, और उसके बाद आप वही कर देंगे जो ऊपर किया हुआ है, कोई भी चेंज नहीं है। बस इवेंट थोड़ा सा आप डिफाइन करके और आ जाए। चलिए तो बेटा इस तरीके से ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम रही होगी। क्लियर है जी? चलो तो एंड और ये सारी बातें आप ध्यान रखें। हाँ जी आगे चलते हैं बेटा। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, अभी हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन, किंग एंड नेव, नेव यानी कि जैक, जे, इन दैट ऑर्डर फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इन 3 कंसेक्यूटिव ड्रॉज, द कार्ड्स आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। कार्ड्स को रिप्लेस नहीं किया है। एक बात और बेटा ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में अगर साइलेंट हो, कुछ ना बोला हो कि विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलेंगे, या फिर क्वेश्चन वाला साफ साफ ऐसे बोल देगा जैसा कि इसने बोल दिया। ठीक है जी। तो हमको क्या चाहिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ, सबसे पहले क्या था? क्वीन एंड अ किंग एंड अ जैक, ये प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट है, बड़े आराम से करेंगे बेटा, यानी कि ये केस हो गया डिपेंडेंट इवेंट्स का, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी जिसको हम बोल सकते हैं। देखो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, सबसे पहले क्वीन निकालेंगे। क्वीन की प्रोबेबिलिटी अभी अभी बताई बेटा, टोटल चांसेस 52, क्वीन है 4, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंड है तो मल्टीप्लाई होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, नेक्स्ट हमें किंग निकालना है ना, किंग। अब बेटा जब किंग निकाला तो क्वीन को रिप्लेस किया कि नहीं किया? क्वेश्चन वाले ने बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस नहीं किया। तो अगर रिप्लेस नहीं किया तो किंग कैसे निकलेंगे? देखो रिप्लेस नहीं किया तो कार्ड्स बच गए 51, क्योंकि एक क्वीन आप निकाल चुके हैं, और फेवरेबल में किंग कितने बच गए? सर किंग तो 4 के 4 ही हैं, क्योंकि क्वीन ही निकाली है हमने, तो किंग 4 ही है। इसको ऐसा बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग गिवन दैट अ क्वीन हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग गिवन दैट अ क्वीन हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन।
इसके बाद लास्ट आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक गिवन दैट, अभी जैक निकाला है आपने, गिवन कंडीशन क्या है कि क्वीन और किंग निकल चुका है, गिवन दैट अ क्वीन एंड अ किंग हैज बीन ड्रॉन। अभी बेटा कार्ड्स कितने रह गए 50, क्योंकि एक क्वीन और एक किंग निकल चुका है। जैक कितने बच गए उसमें, जैक तो पूरे के पूरे 4 ही बच गए। तो अब यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन, probability of drawing a king given that a queen has been drawn, probability of drawing a jack given that a queen and a king has been drawn। कर लो बेटा इसको सॉल्व और देखो आंसर क्या आ जाए, कर लो। तो बेटा आप इसको आराम से सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से 0.00048 आ रहा है, ये चेक कर लो आप कैलकुलेशंस आराम से। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। 5 में क्या कहते हैं, A card is drawn from a pack of playing card, then another card is drawn from the pack without the first being replaced। यानी कि ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिख लेते हैं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस एंड 2 स्पेड्स। एसेस मतलब इक्का और स्पेड मतलब हुक्म। क्लियर है ना ये कार्ड्स में क्या क्या होता है। चलिए, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको क्लियर नहीं होगा, तो आप देख लो बेटा। देखो पहले तो 1 यानी कि इक्का यानी कि एस, फिर 2, 3, 4, ऐसे 1 से 13 तक नंबर होते हैं और सब 4 होते हैं, ठीक है। 4 जो हैं इनमें क्या होता है कि टोटल 52 कार्ड्स में से ये डायमंड होता है, 13 कार्ड्स डायमंड होते हैं, ठीक है जी। फिर ये हार्ट होता है, ये दिल की शेप का होता है, और 13 कार्ड्स इसके भी होते हैं, और ये दोनों रेड कलर के होते हैं, डायमंड भी रेड कलर, हार्ट भी रेड कलर। उसके बाद बेटा एक कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लब, ये भी 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के, और एक होता है ऐसा, इसको बोलते हैं स्पेड। ये दोनों तरह के ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो स्पेड 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं, हार्ट 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं, 13, और टोटल ये 52 कार्ड्स इन टोटल होते हैं। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, चलो जी। तो इसने हमको फर्स्ट पार्ट में हमको बोला बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस, तो हमको चाहिए एस 1 एंड एस 2, एंड है ना, और नहीं है, एंड है। 2 एसेस चाहिए, एस 1 भी चाहिए एंड एस 2 भी चाहिए। तो एस 1 एंड एस 2 चाहिए। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1 into probability of ace2 given that ace1 has been drawn। सर गिवन क्यों लगाया भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो डिपेंडेंट आएगा ही आएगा, ठीक है, इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ace1, फर्स्ट एस ड्रॉ करो बेटा, टोटल केसेस 52, टोटल कार्ड 52, उसमें से एसेस कितने हैं 4, इनटू ace2 गिवन दैट 1 एस हैज बीन ड्रॉन। एक एस ड्रॉ हो चुका है बेटा, तो कार्ड्स बच गए 51। अब मुझे एस निकालना है, टोटल एस होते हैं 4, जिसमें से एक एस ऑलरेडी निकल चुका है, तो एसेस भी कितने रह गए 3।
यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। सेकंड में इसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्पेड्स, 2 स्पेड चाहिए बेटा, स्पेड 1 एंड स्पेड 2 ये चाहिए हमको, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखना। तो हमने बोला स्पेड 1 इंटू स्पेड 2 गिवन दैट स्पेड 1 हैज बीन ड्रॉन। स्पेड 1 पहला स्पेड निकालना है, तो टोटल कार्ड्स हैं 52, उसमें से स्पेड्स कितने होते हैं बेटा 13, इनटू स्पेड 2 गिवन दैट स्पेड 1 हैज बीन ड्रॉन। एक स्पेड निकाल चुके हैं और वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, वापस नहीं आया है, तो बेटा हमारे पास कार्ड बच गए 51 और स्पेड टोटल 13 थे, जिसमें से एक स्पेड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो स्पेड रह गए 12। यहां से सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है दोनों के दोनों, इसीलिए हमने डिपेंडेंट इवेंट वाला फॉर्मूला यहां पर लगाया। फर्स्ट इवेंट नॉर्मल होगा जैसे होता है, सेकंड करते वक्त फर्स्ट वाले का इफेक्ट माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं उसमें से। एक कार्ड भी कम हो गया, एक एस भी कम हो गया, यहां पे एक कार्ड भी कम हो गया और एक स्पेड भी कम हो गया। कर लो बेटा कैलकुलेशन कर लो और देख लो क्या होता है। 0.0045 और 0.0588 कैलकुलेशन चेक कर लो, ऐसा आता है कि नहीं आता। जब तक आप कैलकुलेशन कर रहे हैं मैं ये कलर कर लेता हूँ, रेड कलर, ये रेड होते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है इतना, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन में तो सारे बच्चे कार्ड्स वार्ड्स खेल के समझ ही गए होंगे कि रेड कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर कौन सा होता है, स्पेड क्या होता है, क्लब क्या होता है। कर लो कॉपी आप, क्लब में भी कलर कर देता हूं। और स्पेड में भी कलर कर देता हूं। कर लो बेटा। तो ये कैलकुलेशंस आप कर ली होंगी आपने। तो अब हम आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स। यानी कि अगर एक आदमी 4 गोलियां चलाता है तो 3 गोलियों में वो टारगेट हिट कर देता है। वेयर एज अनदर पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 2 आउट ऑफ 3 शॉट। 3 शॉट्स में से 2 में वो हिट कर देता है। तो बेटा यहां डेटा लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, probability of Mr. A hitting the target is 3/4 and probability of Mr. B hitting the target is 2/3। तो दोनों की probabilities आ गई हमारे पास, ठीक है। What is the probability of the targets being hit at all when they both try? टारगेट्स को गोली लग गई हो अगर इन दोनों ने ट्राई किया है तो। ठीक है जी। किसकी गोली लगी हो? बोला ऐसा नहीं, बोला टारगेट को गोली लग गई है। तो बेटा टारगेट को जब गोली लग गई होगी तो ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है और दोनों की भी तो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की गोली लग गई हो टारगेट को। तो हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे बेटा। पहला है मेथड 1, बिल्कुल सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, किसी की भी गोली लग गई हो, यही पूछा ना, ए यूनियन बी, किसी की भी गोली लग गई हो, ए और बी। फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमको गिवन है बेटा 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 2/3, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है हमारे पास। यहां थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब आप समझो बेटा, हमने इवेंट आउटकम्स की बात की थी। अभी क्या है, हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं। ए का इवेंट है, उसका गोली चलाना, लगना ना लगना अलग बात है।
बी का इवेंट है, उसका गोली चलाना, लगना ना लगना अलग बात है। क्या ये दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? मतलब ए ने गोली चलाई, लगी या नहीं लगी, बी ने गोली चलाई, लगी या नहीं लगी, तो दोनों का गोली लगना या ना लगना इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? सोचो, क्या ए की गोली अगर लग गई तो ये पक्का है कि बी की भी लगेगी या बी की नहीं लगेगी? नहीं सर, आपस में कोई रिलेशन है नहीं दोनों का, तो बेटा ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यहां पर ये इंडिपेंडेंस हमने अज्यूम कर ली है। अगर इंडिपेंडेंस अज्यूम कर ली है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट में था बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यह था ना, पेज पलट के देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो 3/4 एज इट इज, 2/3 एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/4 इंटू 2/3, और यहां से जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बेटा तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा, और ये आंसर शायद 11/12 होगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एकदम सिंपल मेथड है, जिसमें हमने अज्यूम किया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, जो कि लग भी रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने गोली ए की गोली लगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की गोली लगी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों की गोली लग गई। फॉर्मूला में डाल के ये प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई, द टारगेट्स बीइंग हिट एट ऑल, ईदर ए और बी। कर लो बेटा इसको कॉपी। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड बताता हूं जो रिलेटिवली आसान है, कॉपी कर लो। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या बोलते हैं बेटा? देखो, हमने क्या करा, हमने इस क्वेश्चन को ए यूनियन बी के हिसाब से करा, ए की गोली लगी या फिर बी की गोली लगी, ठीक है जी। क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट बीइंग हिट एट ऑल, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हिट। सोच लो आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट 1 हिट पूछा था कि भाई टारगेट को गोली लग गई हो, चाहे ए की लगी हो या बी की लगी हो, जो भी, एटलीस्ट 1 हिट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हिट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट। एटलीस्ट 1 इज 1 माइनस नन, सो 1 माइनस नो हिट का मतलब ना तो ए की गोली लगी ए नॉट, एंड ना ही बी की गोली लगी बी नॉट। ना तो बेटा ए की गोली लगी ना बी की गोली लगी, ए नॉट बी नॉट, 1 माइनस ए नॉट। ए है 3/4 तो ए नॉट आ गया 1 माइनस 3/4। बी है 2/3 तो बी नॉट आ गया 1 माइनस 2/3। तो ये आ गया 1 माइनस, ये आ गया बेटा 1/4 और ये आ गया 1/3। और फाइनली इसको आप आराम से सॉल्व कर लो और आंसर सेम ही आएगा जो पहले आया था। ये बात आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तो तरीका ये, डायरेक्टली सोच लो इधर ए की गोली लगी और बी की गोली लगी, या फिर ऐसे सोच लो एटलीस्ट 1 हिट है, 1 हिट का मतलब 1 माइनस नो हिट, और 1 माइनस नो हिट का मतलब ना तो ए की गोली लगी ना बी की गोली लगी, ना तो ए की गोली लगी एंड ना तो बी की गोली लगी, ए नॉट एंड बी नॉट।
और आंसर दोनों से सेम ही आएगा बेटा। अब आप समझ लो सर मेथड कौन सा बढ़िया है। देखो जी, अगर इंडिपेंडेंट गिवन ही है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन एक बात समझ लेना बेटा, 2 लोग थे, दोनों बड़े आसानी से हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 लोग होते तो क्या होता? A यूनियन B यूनियन C यूनियन D यूनियन E, फॉर्मूला मुश्किल होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस कॉमन एरिया करते रहते, A और B का कॉमन, B और C का, C और D का, D और E का, और फिर होल कॉमन और पता नहीं क्या। यहां 1 माइनस नो हिट। अगर 5 लोग भी होते तो क्या होता? A नॉट, B नॉट, C नॉट, D नॉट, E नॉट, पांचों का नॉट आ जाता। तो अगर 2 लोग हैं तो दोनों में से कोई भी मेथड कर लो बेटा, दोनों बढ़िया है। लेकिन अगर 5 लोग या 2 से ज्यादा लोग हुए तो ये वाला मेथड शायद बेटर होगा, लेकिन इंडिपेंडेंस जरूरी है क्वेश्चन वाले का बोलना। इस बात को मैं एक बार लिखवा रहा हूं, आप समझना जरा। देखो, कई बार हमको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 निकालो। बेटा एटलीस्ट 1 को एक तो हम A यूनियन B बोलते हैं सिंपल, और आप इसको सिंपल फॉर्मूला से कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट दिया हो या डिपेंडेंट दिया हो, कुछ भी दिया हो, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। अगर आप एटलीस्ट 1 को ऐसे कर रहे हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, इस केस में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट B नॉट जब आप करते हैं, क्योंकि आपने यहां मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटीज को, क्योंकि बेटा यहां मल्टीप्लाई हो गया है, यानी कि इवेंट इंडिपेंडेंट होने जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर हैं तो ये फॉर्मूला भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस नहीं गिवन है बेटा, तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा, आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर आपने इंडिपेंडेंट अज्यूम किया हुआ है। ठीक है जी, ये कॉपी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक। और अगर हल्की सी भी कंफ्यूजन है सर एटलीस्ट 1 माइनस नन क्यों हो गया, वो भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। कॉपी कर लो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो बेटा, तो ये आपने कॉपी कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। अच्छा, ये भी बता ही देता हूं कि एटलीस्ट 1 माइनस नन क्यों हो गया। बेटा कुछ भी आप जब लिखते हो ना, देखो x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है, ये 0 भी एज्यूम कर सकता है, वैल्यू 1 भी एज्यूम कर सकता है, 2 भी एज्यूम कर सकता है, 3, 4, 5 n तक कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। यहां पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, ऐसे ऐसे n की। अब जब मैं कहता हूं एटलीस्ट 1 यानी कि 1 या उससे ज्यादा, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है मेरे को, 1 या उससे ज्यादा इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, x 1 या 1 से ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो एटलीस्ट 1 यहां से यहां तक आएगा। हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होता है, तो ये सारी जो प्रोबेबिलिटी हैं ये होंगी 1 माइनस ये वाली प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोबेबिलिटी का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो हम ऐसा लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, यानी कि x0 की प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला यहां से बना। बाकी बाइनोमियल करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तो बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आप ये समझ गए हो कि अगर इंडिपेंडेंट गिवन है तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर डिपेंडेंट हुआ तो उस केस में फिर आप एक वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। अभी फिलहाल ये जो मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन कॉपी किए हैं, एक इंडियन बुक से किए हुए, इंडिया में हमारा इंडिपेंडेंस की assumption हम लेके चलते हैं। डिवोर भाई साहब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो उसमें दिमाग कुछ और लगता है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे लगता है। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्या बोल रहा है? अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 5 स्टूडेंट्स A, B, C, D, E. देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 में
प्रोबेबिलिटी दे दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम 1/2, बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम 1/3, सी सॉल्विंग द प्रॉब्लम 1/4, डी सॉल्विंग द प्रॉब्लम 1/5 एंड ई सॉल्विंग द प्रॉब्लम 1/6। ये इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो ऐसा पूछ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो ऐसा पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है कि एट लीस्ट वन सॉल्यूशन आ गया हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ गया हो, यही पूछ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो ये पूछ रहा है, यानी कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ गया हो। तो बेटा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के दो तरीके हैं, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं लिख देता हूं एक बार, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, इस मेथड से कर लो, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सॉल्यूशन, नन वाले मेथड से कर लो। ठीक है जी, क्योंकि 5 लोग हैं और वो वाला मेथड डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पर हम अजम्पशन ले लेंगे इंडिपेंडेंस की, कि इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना इंडिपेंडेंट है। क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो मैं दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकता हूं। ये मेथड मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस नो सॉल्यूशन। ए ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, ए नॉट, बी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बी नॉट, सी ने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की, सी नॉट, फिर डी नॉट और फिर ई नॉट। सबके नॉट्स आ जाएंगे। 1 माइनस ए का नॉट आ गया हाफ, बी का नॉट आ गया 2/3, सी का नॉट आ गया 3/4, डी का नॉट आ गया 4/5 और ई का नॉट आ गया 5/6। अब बेटा आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर 5/6 आ रहा होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी। कर लो बेटा आप इसको आराम से एक बार कॉपी। तो ये हमारे बेसिक्स क्वेश्चन थे कुछ, जिसमें हमने इवेंट और आउटकम के बीच में कुछ डिस्टिंक्शन सीखा। और अब हम लोग इससे आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें थोड़ी और एडवांस लेवल की बातें यहां पर करेंगे। आप इसको आराम से कॉपी करें।